बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कंवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। अब आप सोच रहे होंगे ये खबरें देखकर कि आज शायद हम कब्रिस्तान के ऊपर फिर से कोई ऐसा प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं जिसमें हम ये कहेंगे कि कब्रों की जगह खत्म हो गई है, कब्रिस्तान बनने चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए, और वो हो भी रहा है शायद। ये खबरें देखकर बिल्कुल ये मत समझिएगा कब्रिस्तान देखकर कि मैं कोई ऐसा प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ। मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि अगर आपके इल्म में ये बात नहीं है तो मैं आपको ये खुशखबरी सुना दूँ कराची वालों को खासतौर पर, और कराची के लिए वो ये कि बड़ी मेहनत के बाद एक मर्तबा फिर अनथक, पता नहीं किस किस की मेहनत इसमें शामिल थी, उसके बाद अभी हमारी कानों ने ये खबर दोबारा से एक मर्तबा कराची के हवाले से सुनी है कि कराची को दुनिया के नाकाबिले रिहाइश शहरों में पहला नंबर हासिल हो गया है। मतलब पहला यानी कि बड़ा कलीदी नंबर हासिल हो गया है। कलीदी का मतलब ये कि अगर मैं आपको इन शॉर्ट अगर मैं इसका लुपे लुबाब आपको बताऊं, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, भाई सब कॉन्टिनेंट यानी कि बर्रे सगीर में नहीं, एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में नाकाबिले रिहाइश तरीन शहरों में आपके इस कराची को शामिल कर लिया गया है। हम तो गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के हम आपको बता रहे थे कि इस कराची के जो हालात आप लोगों ने कर दिए हैं, आप यकीन मानिए कि हमारा बदनामी के अलावा हमारा तारुफ और कोई दूसरा नहीं रह गया इस पूरी दुनिया के अंदर। ये वो कराची जिसने सारे जितने भी यहाँ पर कौमें बसती हैं इस पाकिस्तान के अंदर, उनको बुलाया, उनको स्टेबल होने में, उनको रोजगार फराहम करने में, उनको अपने सीने में से लगा के रखा, लेकिन उसी कराची को ऐसे गिद्धों की तरह नोचा है, ऐसे उसको ऐसी नजरें लगी हैं कि आज वो दुनिया के नाकाबिले रिहाइश तरीन इलाकों शहरों में शामिल हो गया है। जो अगर हम कराची में हम सोचें कि ऐसा क्या हो गया है कराची के अंदर, तो ना हमारे पास बेहतर तालीमी निज़ाम कराची के लिए दोहरा जो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन कराची में तो उसके समझ लें कि उसका उससे भी बुरा हाल। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह, आपकी इकोनॉमी कराची में तबाह। आप कोई एक चीज ऐसी नहीं है, कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके लिए हम कह सकें कि कम से कम ये एक बेहतर पॉइंट है। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कराची की, जिसमें रिहाइश इख्तियार नहीं की जा सकती, और दुनिया ने ये पूरी दुनिया में हमारे लिए इस वक्त शर्मिंदगी का मकाम है कि सबसे बड़ी वजह कराची की ये है कि यहाँ पर अमनो अमान किसी भी सूरत में कुछ भी करके आप कायम करने में नाकाम रहे। हाँ, आज बोरी बंद लाशें नहीं निकल रही हैं, लेकिन आपको हर चौराहे पर, हर गली के अंदर आपको सफ़े मातम बिछा हुआ मिलेगा इस वजह से, क्योंकि स्नैचर्स, डकैत आपको सांस नहीं लेने दे रहे। आपकी इकोनॉमी यहाँ पे क्या पलेगी, कैसे आप यहाँ पर रह सकते हैं? आप जो ये यहाँ पर रह रहे हैं ये इन्हीं का एहसान है, वरना इस वक्त हालत तो ये है कि ये कब्रिस्तान, जिस तरह ये मुर्दों का कब्रिस्तान है ना, आपने कराची को जिंदों का कब्रिस्तान बना के रख दिया है। हमारे रिपोर्टर डिस्ट्रिक्ट के हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून, अभी आपने भी सुन लिया होगा कि कराची को दुनिया के नाकाबिले रिहाइश तरीन शहरों में शामिल कर दिया गया है। बदनामी का सबसे बड़ा टैग हम पे एक दफ़ा फिर से लग गया है, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि कराची की जो अमनो अमान इस सूरत में कि स्ट्रीट क्राइम यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा। स्ट्रीट क्राइम में जानों का जाना एक मामूल बन चुका है, और अभी भी जो हम आई हुई हैं वो इसी वजह से आई हुई हैं कि हम आपको वजह ज़रा दिखा दें कि गलियों के अंदर, छोटे छोटे गलियों से लेकर बड़ी बड़ी गलियों तक आपको जनाजे उठाने के लिए आपको कोई ढूंढना नहीं पड़ता है, आपको फुट स्टेप के ऊपर कोई ना कोई ऐसा वाकया मिल जाता है। ये है सबसे बड़ी वजह। क्या कहेंगे हम, क्या यहाँ पर आए हैं, ये बिल्कुल एक कायदाबाद से भी आगे आके एक छोटी सी जगह है। यहाँ पे तो रिपोर्ट अगर हमने कर दिया तो कर दिया, वरना यहाँ पे तो अमूमन दूसरा मीडिया आता भी नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई में इस तरीके से बेहंगम तरीके से स्ट्रीट क्राइम फैल गए हैं और इस तरीके से डकैत दंदनाते फिर रहे हैं कि यहाँ पर किसी की भी जान इस वक्त महफूज नहीं है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो इलाका है मुजफ्फराबाद है, काराबाद थाने के हदूद में। अच्छा, यहाँ पे जो डकैती का वारदात का वाकया हुआ है, एहसान नामी शख्स है जो कि 6 बहनों का इकलौता भाई था, जिसने डकैतों के साथ मजम्मत भी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने वारदात करते हुए, फरार होते हुए अंधाधुंध फायरिंग की है, जो कि इसको गोली लगी और मौके पर ही जाँ बाग हो चुका है। इसके साथ साथ अगर हम कराची की बात करें तो कराची के अंदर रोज़ाना दर्जनों शहरी डकैती मजम्मत पर जख्मी भी हो रहे हैं और हलाक भी हो रहे हैं। कराची पुलिस जो है इस वक्त कराची शहर कायद में डकैती की वारदातों को रोक
रोकने में हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। आज अगर इस वाक़े की बात करें, एहसान को, इसको भी गुजरे हुए 4 से 5 रोज़ हो चुके हैं। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है जिसमें मुल्ज़िमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो है कायदाबाद पुलिस भी जो है इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम नज़र आती है। जब हम पुलिस से इस हवाले से मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं तो पुलिस इंतज़ामिया जो इस हवाले से टाल मटोल का से काम लेती है, जबकि अगर पुलिस अपने इंटेलिजेंस का अगर नेटवर्क को मजबूत करे तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की स्टेट क्राइम की वारदातों में रोकने में जो है ना पुलिस कामयाब होगी। लेकिन पुलिस जो है सही मानों में जो स्टेट क्राइम की वारदातें हैं इनको रोकने में उस तरह तवज्जो नहीं दे रही जिस तरह इनको तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने अभी तक आपकी गुफ्तगू सुनी है और जो मैं भी हर हफ्ते तकरीबन एक प्रोग्राम तो लाजमी इसी हवाले से करती हूँ, हारून, जो अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि CCTV फुटेज भी मिल जाती है। अब अगर कभी क्राइम हो और क्राइम के ऊपर पुलिस इस तरह का एक्शन ले कि फौरी तौर पे 24 घंटों से पहले उस फुटेज की बुनियाद पे उस कॉल्प्रेट को पकड़ ले और एक दफ़ा हमें कोई ऐसी एग्जाम्पल मिल जाए तो शायद दूसरा वाक़या होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, अगर ख़त्म नहीं होंगे तो कम से कम वक्त ज़रूर लगेगा। लेकिन आपको लगता है कि ये वाली नाकामी जो हम देख रहे हैं कानून की और इस तरीके से इस शहर को जो है वो छोड़ दिया गया है ऊँट शुतर बेमहार की तरह, कि किसी की भी अगर किसी को कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है या तो उसके पास सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो एक TT ले और लोगों को कराची के मारता फिरे, ज़ख्मी करता फिरे, उनसे उनके कीमती मोबाइल और ये नकदी वगैरह छीनता फिरे, और उसको ये भी पता है कि पीछे से कोई पुलिस उसको पकड़ने वाली नहीं है, हमें तो सज़ा नहीं हो सकती। तो क्या ये एक जो एक हल्ला शेरी है, ये एक कॉन्फिडेंस है, ये भी इसकी वजह है? जी बिल्कुल सही बात है कि कराची के अंदर जो इस वक्त एक बेरोज़गारी का एक तूफ़ान जो है, इसके बाद महंगाई के एक तूफ़ान ने लोगों को, ख़ास तौर पे नौजवान जो कि जिनको रोज़गार नहीं मिलता, आखिर में वो तक अपने बच्चों को पेट पालने के लिए फिर वो वारदातें शुरू कर देते हैं। अच्छा, वारदातें तो हो रही है, लेकिन वो वारदातें जो अक्सरियत जो हमने देखी है, वारदात करने वाले वो या तो आइस का नशा, हीरोइन का नशा करने के बाद वारदातें करते हैं। उनको अपनी जान की परवाह नहीं होती है, लेकिन मजम्मत अगर कोई शहरी नहीं भी करता है तब भी वो फायर मार देते हैं, गोलियां चला देते हैं। अगर कोई मजम्मत करता है तो उस पर भी वो गोलियां चला देते हैं। लेकिन CCTV फुटेज भी दर्जनों रोज़ाना मंजर आम पर आती है। कराची पुलिस या डिस्ट्रिक्ट की अगर लेवल की पुलिस भी जो है वो उस तरह का उनके पास नेटवर्क नहीं है, या नेटवर्क मौजूद होने के बावजूद जो है पुलिस उस पर काम नहीं कर रही है। पुलिस भी अपने उस काम से गफलत बरते बैठी है। मुख्तलिफ जब हमारी बात होती है उनके, जब देखो कोई SHO किसी मीटिंग में, DSP मीटिंग में, जब आप सिर्फ AC रूम में बैठ के सिर्फ मीटिंगें ही करते रहेंगे तो आप काम क्या करेंगे? जब तक आप मीटिंगों से बाहर निकल कर अमली तौर पर कोई इलाके में जाके काम नहीं करेंगे। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पुलिस जो है हमें पैदागिरी करते हुए तो नज़र आती है, गाड़ियों को रोकते हुए 50-100 रुपये लेते हुए तो नज़र आती है, लेकिन डकैत जो असला लगाए हुए बेधड़क घूमते हैं सड़कों पर, मोटरसाइकिलों पर, उनको आज तक पुलिस जो है रोकने में नाकाम नज़र आती है। पुलिस को अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत करना होगा। नहीं, इसके साथ साथ जो तफ्तीश महकमा पुलिस का जो रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है वो तफ्तीश का महकमा है। जब तक तफ्तीश के महकमे को मजबूत नहीं किया जाएगा, एक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मजबूत केस बना के मौजूद अदालत में नहीं पेश किया जाएगा और उसको अदालत से सजा नहीं दिलाई जाएगी, जब तक कराची से स्टेट क्राइम की वारदातों का खात्मा होना नामुमकिन है। इधर पुलिस गिरफ्तार करती है, 15 दिन के बाद उनकी जमानत हो जाती है, वो रहा होकर दोबारा आ जाते हैं, वो दोबारा वारदातें करना शुरू कर देते हैं। जब आपके कानून की यह हालत होगी, याद रखिएगा किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, एक बात गौर से सुन लीजिएगा कि उस वक्त तक सरमायाकारी नहीं हो सकती, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं हो सकता। जी हाँ, देखिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए अगर फंडिंग हो रही है या कोलैबोरेशन की बुनियाद पर आपके तरक्याती काम अगर चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम अपने दरीना दोस्त चाइना की बात करें, सऊदीया की बात करें, अगर वो सरमायाकारी करेंगे ना तो सबसे पहले जिस शहर के अंदर वो कर रहे होंगे उसमें सबसे पहले वो देखेंगे कि अमन अमान की सूरत हाल सही है या नहीं है। अगर पहले से वहाँ पर डकैतों का राज होगा, अगर पहले से वहाँ पर मुजरिमान का राज होगा और पता होगा कि यहाँ पे तो मामलात कुछ इस किस्म के शहर के अंदर चल रहे हैं, टके की यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, आपका कितना भी कोई देरीना दोस्त क्यों ना हो। अभी भी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो पत्नी किस तरीके से वो आ रही है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो कराची का हाल है वो इस कब्रिस्तान के हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। ये कब्रिस्तान मुर्दों का है,
ये जो पूरा कराची है ये जिंदों का कब्रिस्तान है। अगर रफीकुल्लाह साहब यहाँ पे आए, इस वक्त जिस वक्त हम यहाँ पे थे, इत्तफाक से इनसे मुलाकात हो गई। मुतालिका MNA हैं और यहाँ पर इनकी मौजूदगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। ये देखे कम से कम थोड़ी सी एक तकफियत मिली। आगा साहब, वाक़या आपके सामने, इलाका आपके सामने, कराची के पूरे हालात आपके सामने, व्हाट वुड यू से? देखिए, कराची के हालात बनिस्बत अगर आप माजी में जाएं तो बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि बेहतरी की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह कराची में अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान और एक बेहतरीन आपको मेहर मिल चुका है कराची वालों को, और एक उम्मीद जागी है। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि कराची के हालात बेहतर होंगे। बाकी ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, चूँकि मैं हज पे फ़राइज़ अदा करने गया हुआ था, वापसी पे आया हूँ, तो इंतज़ामिया को बुलाया, उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया था, और कल रात उन्होंने मुझे कहा कि कातिल हमने पकड़ के और उनकी निशानदेही कर दी, और इंशाल्लाह कैफिर किरदार तक पहुँचेंगे। आगा साहब, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं कि अब पहले वाले हालात नहीं रहे हैं। जिस तरीके से बोरीबंद लाशें मिला करती थी और गोलियों के साथ पूरी एक पर्चियां मिला करती थी, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, वो हालात नहीं रहे अब। लेकिन हालात टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम में भी कमी आई है। देखिए मेरी बात सुने आगा साहब, अगर आप स्ट्रीट क्राइम की बात कर रहे हैं ना, तो एक तो ये वाकया ना जिसपे हम हर हफ्ते हमें प्रोग्राम करना पड़ता है, किसी ना किसी जगह से ऐसा नहीं है कि आपकी स्ट्रीट क्राइम को ब्रेक लग गया हो। आपने कि ये तो खबर सुन ली होगी कि दुनिया के नाकाबिले रिहाइश तरीन शहरों में कराची को शामिल कर लिया है। सबसे बड़ी वजह उसकी बताई जा रही है कि यहाँ पर जो अमन अमान की हालात हैं, जो कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले। अब इसके लिए जवाब जाहिर है कि हम सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेंगे ना। उसमें आप साथ में बताएं कि अमेरिका का लॉस एंजलिस भी हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, वो सर हमारा कंसर्न तो कराची और पाकिस्तान से है ना। पाकिस्तान में जिस हम वसाइल में और जिस मसाइल का हम शिकार हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनिस्बत बहुत बेहतर कर रही है, लेकिन बेहतरी की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आप और हम बहुत बेहतरी के साथ मिलेंगे। अल्लाह करे कि आप ये कह रहे हैं कि हम अगले प्रोग्राम में बेहतरी के साथ मिलें, लेकिन मैं मुसलसल जो प्रोग्राम कर रही हूँ, मुझे भी तलाश है कि मुझे भी कोई पॉजिटिव प्रोग्राम करने का मौका मिले। इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कराची में बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नायब सदर हैं अमानुल्लाह महसूद साहब। इनको आप वैसे भी K21 पे देखते रहते हैं। अमान साहब, क्या कहेंगे? जो असली बात है, बिल्कुल हालात ठीक नहीं है। हमें रोजगार की कमी है, लोग बेरोजगार, पढ़े लिखे नौजवानों को फैक्ट्रियों में मास्टर। हमें हुक्मरानों को इस बात पे सोचना चाहिए, सब चीज़ को ठीक नहीं कहना चाहिए। हमें अगर हम एक्शन लेते ना, हमें यहाँ एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल MNA साहब है, मैं तो ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी ये मुंशियात आई जिस तरह खुलेआम बिक रही है, ये हालात ठीक है क्या? नहीं है, तो सही नहीं है। मौलाना साहब ने भी कहा हालात ठीक है, कैसे ठीक है भाई? बिल्कुल हालात ठीक नहीं है। MNA साहब की भी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ ये मुंशियात खुलेआम चल रही ना, इस पे पाबंदी होनी चाहिए। कौन बेच रहा है? मैं बेच रहा हूँ, पुलिस बेच रही है, कौन बेच रहा है? पुलिस एक्शन लेना, तो ये चीज़ें कम होंगी तो एरिया में थोड़ा कम। दूसरी बात ये है कि इस एरिया में उसी दिन 4-5 वाक़यात होती है, उसी दिन 4-5 वाक़यात होती है। ये बड़ी अफसोस की बात है। बस अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। बहरहाल हमें इस चीज़ पे अभी मज़ीद चौकी के लिए टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि मज़ीद वाक़यात होते रहेंगे। और हम वक्त के अभी जो CCPO है, DIG है, SSP, इससे भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम और कुछ नहीं कर सके, पब्लिक के लिए एक जवाब तो होगा, ये मुंशियात को तो बंद कर दें। बस इसी पे हमारी इंशाल्लाह। अमान, मैं यकीन माने मेरा खून बढ़ गया कि जब आपने कहा कि कोई हालात सही नहीं है। कोई अगर कह रहा है हालात सही है, वो नहीं, हालात सही नहीं है। आपके इतना खरा सच बोलने पे ना, सबसे पहले तो मेरी तरफ से शाबाश और सलाम। नहीं, हम जो सच है वो बोलेंगे। एक मिनट, हालात कैसे सही होंगे? यहाँ का मैनेजमेंट ही चोर है, तो फिर हम क्या करें? ये आवाम क्या करेगी? आवाम का मुहाफिज कौन होता है? ये भी आपको मालूम है, हमें भी मालूम है। ये तो सारे ऐसे मसले चल रहे हैं। आज इस बच्चे के लिए आप भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाप से तो पूछे उसके दिल पर क्या गुजर रही है। और उनके बच्चों के लिए किसी ने भी सोचा कि यार ये बच्चा कल क्या करेगा? गोद में एक बच्चा मैंने देखा, उसके सर 2 बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके किफालत कौन करेगा? बाप तो क्या? अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, पूरी बात मेरी नहीं सुन रहे। ये एक ही बेटा कमाने वाला था और अपने बाप को बिठा दिया। सही है, आप देख सकते हैं, वो छोटा सा है। मैं आपसे
آپ کے میڈیا کے توسط سے ماما، آپ کے میڈیا کے توسط سے میری سندھ حکومت سے، اپنی حکومت سے گزارش ہے کہ فی الفور اس کے لیے پیسے معاشی طور پر مقرر کیا ہے کہ جو ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا، مزید کچھ تو کریں، اور انشاءاللہ اس پہ ہم کوشش بھی کریں گے. صرف یہاں تقریریں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پبلک ہماری ہے، ہم خود انشاءاللہ اس چیز پہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ان کی مدد کریں گے. اگر آپ کو کسی بھی لمحے کسی بھی ایسا کام کرتے وقت، ظاہر ہے کہ ہم واپس جان کو نہیں لے کر آ سکتے، لیکن اگر اس حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی پیغام ہو، ہمارا کام میڈیا کا پیغام پہنچانا ہے، کسی جگہ آپ کو ہماری ضرورت ہو، ہم حاضر ہیں. بہت بہت شکریہ، یہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. اور یہ پبلک جتنی پریشان ہے نا اس وقت، میں خود اسی مڈل طبقے کا، مجھے پتا ہے کہ کتنے یہ پریشان ہے بے روزگاری، مہنگائی کے حوالے سے. اور یہاں پر خاص کر جو منشیات ہیں نا، یہ پولیس سے گزارش ہے کہ بھائی ان چیز کو کم سے کم، ڈکیتی یہ دونوں، تو انشاءاللہ اس پہ ہم بھرپور طریقے سے پولیس سے رابطے میں کوشش بھی کریں گے کہ اس پہ عمل ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ. بہت بہت شکریہ. اس وقت حالات یہ ہیں کہ اب آپ کے اپنے اندر سے ہی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. مجھے امان صاحب کی، میں بڑے سخت سوال لے کر آئی تھی، لیکن اس بندے نے مجھے اسی وقت، جب انہوں نے پہلی بات میرے پہلے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کوئی حالات صحیح نہیں ہے بی بی، کوئی حالات صحیح نہیں ہے کراچی کے. مجھے اسی وقت جب یہ گورنمنٹ پہ بیٹھ کے اگر یہ اتنا سچ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خود اس بات کا ادراک ہے کہ واقعی حالات صحیح نہیں ہے، کیونکہ حالات واقعی کراچی کے صحیح نہیں ہیں. چھوٹی سی ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اب ذرا اس جگہ پہ میں آپ کو لے کر آئی ہوں، بجلی ہوتی نہیں ہے، اور شام کے وقت میں جب بیچارے کراچی کے لوگ گرمی سے بچنے کے لیے باہر اپنے گھروں سے باہر نکل کے آتے ہیں تو وہاں سے ڈکیت اچانک ہی ہلہ شیری کے ساتھ اپنی موٹر بائک پہ آتے ہیں اور ایک جان لے کر اس کے بچوں کے سامنے، اس کے گھر کے سامنے، اور آرام سے چلے جاتے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ سب ہے، لیکن ان کو پکڑے گا کون؟ یہ وجوہات میں آپ کو صرف دکھا رہی ہوں. اس وجہ سے آپ کا شہر قائد آج دنیا کے بدنامی کا اس وقت ٹیگ بنا ہوا ہے، دنیا کے ناقابل رہائش شہروں میں شامل ہو کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ مجھے بتائیے گا، آپ بہنوئی ہیں، آپ اس شخص کے جس کو کچھ دن پہلے بڑی بے دردی کے ساتھ اس طریقے سے قتل کر دیا گیا، آپ ان کے بہنوئی ہیں. آپ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئی ہیں جہاں پر آپ کے سالے جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. گھر یہ رہا بالکل، ادھر ڈھلان ہے. ہوا اس دن کیا تھا ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ احسان جو تھا یہ میرا سالہ تھا، اور سالہ کے یہ جو ہے اس کو میں اپنا بیٹے کا رتبہ دے رہا تھا. یہ پڑھا لکھا لڑکا تھا ماشاءاللہ، جو ہے نا یہ آئی ٹی کا انجینئر تھا، اور یہ فرسٹ ایئر اس کو تعلیم تھی. رجوانی انڈسٹری ایریا میں یہ کام کر رہے تھے ایڈمین میں. یہ کوئی اپنے ڈپٹی مس نہیں کرتے تھے. یہ باپ کا یکلوتا بیٹا تھا. اس کے جو والد احسان کا وہ تقریباً 75 سال عمر ہے اور ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اور یہ گھر کا صرف واحد ہی کفیل تھا. احسان کا ہم نے 2019 میں شادی کی تھی. اس ٹائم اس کے والدہ محترمہ کینسر کی شکار تھی، تو ہم نے جلدی اس بچے کی شادی کروائی تھی تاکہ اس کے ماں اس کا خوشی دیکھ سکے. وہ 2019 میں وفات ہو چکی ہے. ابھی ایک بیٹا، ایک احسان کا 2 بچے ہیں، ایک 1.5 سال کی کمسن بچی ہے اور ایک 3.5 سال کا جو ہے نا بیٹا ہے. احسان صرف اتوار والے دن جو ہے نا کرکٹ کا امپائر تھا، ان کا ایک ٹیم تھی، اور یہ اتوار والے دن کرکٹ کھیلنے جاتا تھا، بالر تھا، کوئی دن مس نہیں کرتا تھا یہ اتوار کا. اور باقی اپنے ڈپٹی روزگار. اصل ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ اس غلط حکمرانوں کی وجہ سے ہمارا ملک دیوالا ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ آپ کا شہر، اور خاص طور پہ جو غریب آبادیاں ہیں اس میں تو بالکل جو ہے نہ کسی چیز کا سہولت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سیاستدان آتے ہیں اپنے سیاست چمکانے کے لیے، تو یہ اگر یہ اتنا کلا ڈلا جو یہ ڈکیتی کے واردات وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں سیاسی لوگوں کی بھی بڑا کردار ہے. اکیلے پولیس کی نہیں، سیاسی لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے. یہ منشیات فروشی، یہ بدعملی، یہ چیزیں جو چلتے ہیں یہ سیاسی لوگوں کے بیس پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پولیس کا تو ہمارا یہ اللہ حافظ،
ابھی تانا قائدآباد کے جو چند نفری ہے وہاں سے بڑی کمپلیٹ کر رہی ہے. SIO ارشاد عوان ہے, اس نے منیبہ کی کیس بھی ہینڈل کیا ہے, ماشاءاللہ بہت قابل افسر ہیں. SHO سے بھی آپ مطمئن ہیں, لیکن SHO کے پاس جا رہے ہیں, SHO کے پاس ٹوٹل 6-7 بندے ہوتے ہیں, اس کے پاس نفری نہیں ہوتے. اتنے بڑی علاقے کے لیے جو ہے 6 بندوں سے وہ کیسے کور کریں گے اسے علاقے کو؟ ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارا CPO کراچی اور یہ جو پورا پاکستان کے جو علاقے کی لحاظ جو ہے نا یہ اپنے تانوں کو جو ہے نا نفری فراہم کریں, ان کے لیے جو ہے نا گاڑیاں فراہم کریں. بجٹ تو تم لوگ جو ہے نا اللہ حافظ ہے, تم لوگ بڑے بڑے کار جاتے ہو, باقی نیچے طبقہ جو ہے نا اس کی اللہ حافظ ہے. بھائی 6 نفری سے بندہ کیسے علاقہ سنبھالے؟ یہ آپ کے شہر کا حال ہے. اب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تو دراصل بالکل صحیح, اس وقت بڑے بھاری الفاظ استعمال کر رہے ہیں, صحیح ملا ہے اس وقت کراچی کو ناقابل رہائش اگر شہروں میں شمار کیا گیا, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اس وقت حالات اگر شہر کے ایسے ہوں گے نا تو بالکل صحیح آپ کو ملا ہے. کوئی اس میں شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے, اصلاح کی ضرورت ہے, اور وہ اصلاح لینے والا کوئی ہے نہیں یہاں پر. میں اور کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھو ہمارے جو یہ سیاسی لوگ اگر ٹھیک ہو جائے نا, اور ہمارے یہ پولیس جو ہے نا یہ سیاست سے ہٹ جائیں, یہ اپنے میرٹ پہ کام کریں گے, تو کسی شہری کا جان ضائع نہیں ہوگا. جیسا میرا یکلوتا بیٹا تھا, میرے بیٹوں کی جگہ پہ تھا, میرا سالہ تھا, میں اس کا بڑا بہن بھی ہوں. میں بہت دور سے آیا ہوں, مسافر تھا, اپنے جاب پہ تھا. مجھے جیسے اس کے گولی لگنے کی اطلاع ملی, میں رات کو 2 بجے وہاں بلوچستان سے روانہ ہوگا, اور صبح جنازے سے پہلے میں 12 بجے میں یہاں پہنچا ہوں, اور 2 بجے اس کے جنازہ تھا. لہٰذا لوگوں نے جو ہے نا اسپتال چرنگی میں جا کے احتجاج کیا تھا, روڈ بند کیا تھا, تو لہٰذا وہ روڈ بند کرتے ہوئے جو ہے نا ایک ٹریلر کے ڈرائیور سے بیٹیاں چوری ہو گئی, اور لوگوں کے جیب سے موبائلیں نکلے. ویری گڈ, یعنی کہ ایک تو قیامت اوپر سے ایک اور قیامت. ختم کرے گا یہ کرائم کون ختم کرے گا؟ ان کے والد صاحب سے اب جا کے, اس لیے کہ پروگرام کا وقت محدود ہے, ذرا جا کے ان کے والد صاحب سے سب سے پہلے پرسہ دے کر آتے ہیں, کم سے کم ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں. یہاں کے نوجوان اس علاقوں کے اب مسجد نہیں جا رہے اس ڈر کی وجہ سے کہ راستے میں جائیں گے, گھروں سے باہر نکلیں گے رات کے وقت میں عشاء کی یا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, ہمیں راستے میں کوئی لوٹ لے گا یا مار دے گا گولی. آپ کا جب شہر کے ایسے حالات ہو جائے نا, تو معذرت کے ساتھ پھر آپ برا نہیں منائیں کہ اگر آپ کو پوری دنیا میں اگر ناقابل رہائش شہر کا اگر آپ کو یہ تاج مل رہا ہے, آپ کو کیا کہیں گے سر آپ کے اس وقت بزرگ کی؟ اب میں ظاہر ایک باپ سے, ایک لٹے ہوئے باپ سے میں اس سے زیادہ کیا بات کر سکتی ہوں. مجھے زیادہ اب ان کے انصاف کے علاوہ بس یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جس طریقے سے وہ کہہ کے گئے ہیں کہ ان کے معاشی حالات کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے گا, کم سے کم روٹی تو ملتی رہے, کم سے کم 6 بہنوں کا کوئی مالی سہارا تو بنے. سر کیا کہیں گے, آپ کے اس شہر میں رہنا بسان ہے یا نہیں؟ محترمہ بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے بڑا, ہم لوگ الگ الگ رہتے ہیں, دور سے جگہ رہتے ہیں, لیکن یہاں تو سب آئے ہیں, ہمیں یقین دلایا سب کچھ, لیکن وہ مجرم تھانے میں جو ہیں وہاں پر ہیں. اب ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے بار بار, اب ان کے لیے گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. کیوں؟ ایسے لوگوں سے لوگ ڈرتے ہیں, ایسے لوگوں کے گواہی دینے سے لوگ ڈرتے ہیں, اور وہ آگے جا کر کے بات نہیں کر سکتے. حالانکہ جہاں جہاں وارداتیں انہوں نے کیا ہے, وہ دوسرا آدمی زخمی ہے وہ بھی نہیں جا سکتا ہے, وہ جو ڈر کے مارے جا نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں میں جاؤں گا وہاں گواہی دوں گا تو جو میرے کو ختم کر دیں گے. تو ایسی قسم کے جو درندے لوگ یہاں موجود ہیں, اس کی صفائی کے لیے بھی بہت سے لوگ تھانے میں گئے ہیں کہ یہ بڑا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس ٹائم ہمارے ساتھ یہ تھا وہ تھا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدرد بھی پیدا ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ تعاون والی بھی ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ پیچھے ہاتھ ہوتا ہے بڑا. ایک نوجوان میرے ساتھ موجود ہے, میں اسے چونکہ پروگرام کا وقت محدود ہے, اتنے سارے نوجوانوں میں سے میں نے ایک نوجوان کو پک کیا ہے, ذرا اس سے معلوم کر لیتے ہیں یہ نوجوان نسل ہے, اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے نا پاکستان, اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے نا پاکستان کا مستقبل. تو ایک نوجوان جو میرے ساتھ موجود ہے, میں اس سے معلوم کرنا چاہوں گی, مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارے سامنے یہ جو واقعہ ہوا ہے, تمہارا دوست تھا تمہارے ساتھ, اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں, اب تم ظاہر ہے جاب پہ تو جاؤ گے, تم نے کام دھندا تو کرنا ہے, کام کرنے کے لیے باہر نکلو گے, کیا تمہیں آرام سے اپنی زندگی گزار سکو گے اب اس شہر کے اندر اس خوف کے ساتھ؟ زندگی نارمل طریقے سے گزرے گی تمہاری یا نہیں؟ دیکھو میم, سب سے پہلے بات یہ ہے نا, ایک بات ہے نا, بولتے ہیں نا آنسو نہیں آنسو, کسی جوان کی آنکھ سے آنسو نکلے نا تو اس کی موت ہے. وہ سب سے پہلی بات یہ, ہم تو ڈیلی رو رہے ہیں, یہ تو ہماری موت ہوئی, روزانہ کی موت ہے. اگر میں یہاں پہ آج سچ بولوں تو میں غلط ہوں. یہ ابھی بیٹھے تھے, احسان کے والد سب آئے, دلاسا دیا, دلاسے سے احسان آ جائے گا, اس کے بچے کو وہ پیار ملے گا جو ایک باپ دیتے اپنی اولاد کو, وہ مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. کوئی یہاں پہ محفوظ نہیں ہے. اگر میں رات کو گھر سے نکلتا ہوں تو میں پہلے تو والدہ نہیں چھوڑتی ہے. اپنے شہر, اپنے کراچی, جس میں چھوٹا بڑا ہوا, جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا, آج وہ کراچی ہے.
अफसोस होता है अपने शहर की हालत देखकर? रोना आते, आप अफसोस की बात कर रहे हैं। कितने एहसान और होंगे जिनको इसी तरह बेदर्दगी से मारा गया? कितने एहसान हैं, कितनी बेवाएं। यहाँ पे हर बंदा आएगा, दिलासे से कुछ नहीं होता। आज उन्होंने बाहर मारे, कल वो घर में घुस के मारेंगे हमें। मैम, आज बाहर मारे ना एहसान को घर के सामने। कितनी बड़ी बात है कि एक बच्चा जो है 3 साल 4 साल का बच्चा, उसके सामने उसके वालिद को मारा जाता है। ये माशरा किस तरफ जा रहा है? ये माशरा किस तरफ जा रहा है? हमें तो ये है कि हमारा शहर कराची किस तरफ जा रहा है। इन हालात में ये जो अभी आप सुन रहे हैं ना, ये सही कह रहा है बिल्कुल लड़का, कि आप इस शहर के लिए कह रही हैं कि अफसोस होता है इस शहर की हालात देखकर, हमें रोना आता है इस शहर के हालात देखकर। और ये बार बार कह रहे हैं कि आंसू जवान की मौत होती है और हम रोजाना ये मौत मरते हैं। और आपको क्या पता कि इस शहर के लिए, आप सोचिए कि आज से 30-32 साल पहले इस शहर का क्या नक्शा होता था, इस शहर में कैसे हालात होते थे। आपको अंदाजा है कि आप ये बात जानते हैं कि पिछले 2022 से लेकर 2023 तक इस कराची शहर से काबिल नौजवान अपनी फैमिलीज के साथ माइग्रेट करके किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हुआ है। इस शहर कायद को छोड़ने की जो बात कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन कराची कभी नहीं छोड़ेंगे। आज आपने ऐसे कराची के हालात को कर दिया कि कराची से एक पूरी नस्ल जो है ना, वो इस वक्त माइग्रेट करने के लिए तैयार है। ट्रायल दिए हुए थे एहसान ने, आपको पता है क्रिकेट से बहुत प्यार था। 120-113 के दरमियान वो बॉल कर आता था और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप पता नहीं, वो हमारी पढ़ी लिखी आधी नस्ल को तो नशे ने मार दिया। जो बाकी बचे थे उनको चुन के वैसी या स्ट्रीट क्रिमिनल्स मार रहे हैं। हालात कराची शहर के ऐसे हो गए हैं कि लाखों की तादाद में इस वक्त माइग्रेशन हो चुकी है लोगों की मुख्तलिफ ममालिक में। कोई अकेला गया है, कोई अपनी फैमिलीज के साथ गया है। मेरे अपने कई जानने वालों में से हमारे मीडिया के कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो कभी कराची को, पाकिस्तान को छोड़ने की बात नहीं करते थे, लेकिन आज वो छोड़ के आंसुओं के साथ मजबूरी की हालत में यहाँ से गए हैं। आप कहते हैं कि इस शहर को तरक्की की तरह गामजन करना है। पहले तरक्की से पहले जान तो बचाएं लोगों की। जब जान बचेगी ना, जान का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो तरक्की भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। फिलहाल तो ये शहर तबाह दे, ये तबाह हो गया शहर। अब तो मिलकर ही सही करना पड़ेगा। कोई मुआवजा ही होगा तो सही होगा, वरना आप अगली दौर रिपोर्ट आएगी ना इंटरनेशनल, उसमें भी तैयार रहिएगा। कराची को फिर एक मरतबा अगर यही हालात रहे तो नाकाबिले रिहाइश शहर करार दिया जाएगा इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे ज्यादा मैं अब क्या बोलूं आपको। बस मेरे में इतनी हिम्मत थी आज के प्रोग्राम में। मुझे इजाजत दीजिए मेरी टीम के साथ। अल्लाह ने के बाद।